करेंसी बस नाम ही काफी है। ऐसी करेंसी जो बहुत सारी सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन खास बात क्या है, ये करेंसी है भी नहीं भी। आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आप रख सकते हैं अपने साथ। सरकार इस पे क्लैरिटी नहीं दे पा रही है। अभी अभी वित्त मंत्री ने कहा कि ये भविष्य की करेंसी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके पहले हम बैंक और इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बीच में तनातनी देख चुके हैं। जो हमारा बैंकिंग रेगुलेटर है आरबीआई, वो भी इससे थोड़ा सा नाराज दिखा, लेकिन अब वो खुद अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। तो इन सब के बीच में क्रिप्टो करेंसी में क्या चल रहा है, कुछ पक तो जरूर रहा है। आप भी इसे चखना चाहेंगे ना? तो क्या पक रहा है, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, कैसे ये काम करता है, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं ज़ेप्पे के पूर्व सीईओ अजीत खुराना जी। इनसे हम बात करेंगे और समझते हैं कि क्रिप्टो में निवेश का मतलब क्या होगा। हाय अजीत, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे में मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारी हलचल है। एक तरफ जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक भविष्य की तरफ देखती हुई एक करेंसी है, फ्यूचरिस्टिक करेंसी है। वहीं फिर से चाइना में जो कुछ हो रहा है उसका असर हम क्रिप्टो के प्राइसिंग में देख रहे हैं। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं ना, वो क्रिप्टो को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। फ्यूचरिस्टिक है और वॉलेटिलिटी जो इसमें नजर आती है। आप क्रिप्टो को कैसे देखते हैं, क्रिप्टो को कैसे समझाना चाहेंगे जो दूर से देख रहा है क्रिप्टो को और सोच रहा है इसमें निवेश करूं या ना करूं? आपने कहा कि यहाँ पर कुछ पक रहा है, तो उसी उदाहरण को आगे ले जाते हुए मैं कहूंगा कि एक टेक्नोलॉजी है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, और वो रसोई घर है। उस रसोई घर में अनेक चीजें पकती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनको चखने में आपको मजा आएगा, आपको चख के फायदा होगा, आप तंदुरुस्त बनेंगे। उन्हीं में से एक डिश का नाम है बिटकॉइन, और ऐसी अन्य कई क्रिप्टो करेंसीज बनती हैं। तो हमारे जैसे वित्त मंत्री ने ये कहा कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि हमारे जो सेंट्रल बैंकर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि वो भी सोच रहे हैं कि शायद अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आए जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया है, ये तो सब लोग मान रहे हैं। अब जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन एक प्रकार की होगी, अन्य काफी नाम है, दूसरे नंबर पर इथीरियम आता है। तो इस रसोई घर को चलाने के लिए जो जिस साधन की आपको जरूरत होती है, चाहे आप उसे नमक कहो, चाहे आप उसे गैस कहो, वो जो पूरा सिस्टम चलता है वो इस कॉइन के बेसिस पे चलता है। उसे समझने के लिए आप ये सोच सकते हैं जैसे कि कोई भी मशीन चलती है, तो मशीन हो गई ब्लॉकचेन, और मशीन को चलाने के लिए जो ईंधन या इलेक्ट्रिसिटी चलती है वो होता है उसका टोकन। तो ये टोकन है बेसिकली, इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, डिजिटल टोकन है। तो जो दूर से बैठ करके इस हिस्से का जवाब दीजिए, जो दूर से बैठ करके देख रहा है कि भाई है तो कुछ क्रिप्टो करेंसी, पक रही है कोई इंटरेस्टिंग चीज, समझ में नहीं आ रहा। कभी सरकार नाराजगी दिखाने लगती है, कभी कहती है हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसमें ऐसा है कि कुछ लोग, जैसे आपने जो दुविधाएं बताई, उसके अलावा मैं और एक दुविधा पहले जोड़ देता हूं कि कुछ लोगों को यह भी दुविधा होती है कि चलो भाई ये टोकन है या ईंधन है, लेकिन इससे बन क्या रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो उनको इस सारे सवालों का जवाब एक तरह से देंगे कि ऐसा हो सकता है कि जैसे 1990 के दशक में जैसे सारी चीजें हम तो मैन्युअली करते थे, चाहे हमारे शेयर सर्टिफिकेट होते थे, चाहे बैंक की पासबुक होती थी, वो सारी डिजिटाइज होती गई, ऑनलाइन होती गई। काफी लोग ऐसे हैं जो कि बैंक ब्रांच पिछले 1 साल में गए नहीं होंगे क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन कर दी। अभी ये मैन्युअल या फिजिकल या पेपर बेस्ड सिस्टम से जैसे डिजिटल हुआ, इसको अगर आप और एक कदम एक आगे लेके जाना चाहें तो डिजिटल क्या होता है कि आपके पेपर पे जो चीज होती है अब वो कंप्यूटर पे आ जाती है। मगर इसको अगर और एक चीज आगे लेके जाए और कहे कि ये इंटेलिजेंट हो जाए, यानी कि ना सिर्फ ये डिजिटल हो बट इसके अंदर कोई ऐसी और खूबियां यानी कि क्वालिटीज आ जाए जिससे हम जो पहले नहीं कर सकते थे वो आज करें। जैसे कि मोबाइल फोन हमारे पास पहले भी था, आज से 15 साल पहले भी था, मगर स्मार्टफोन नहीं था। जब स्मार्टफोन आया तो हमने उससे अन्य कई चीजें की, जैसे एप्स बनाई। तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन पे भी आप अब नई एप्स बनेंगी जिनसे हम वो चीजें कर सकेंगे जो पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक लेवल अप होगा हमारी करेंसी का, जो है एक लेवल हम ऊपर इसको जाते हुए देखेंगे। अब ये बताइए मुझको इसके प्राइसेस को लेकर के, मैंने कुछ प्राइसेस भी नोट किया अजीत आपके लिए। 2011 में $1 का था, 2017 में ये 20,000 को छुआ, अब 2021 की अप्रैल की बात करती हूँ $60,000 पर चला गया था, और अभी हम जब मैं और आप बात कर रहे हैं 30-31 पर है, और कह रहे हैं और बड़ी गिरावट आ सकती है कि चाइना में जो है माहौल खराब हुआ है, इसका असर यहाँ पर नजर आएगा। तो ये जो है ना, ये प्राइस का ऊपर नीचे जाना
एकदम फ्री फॉल होता है, जब गिरता है फ्री फॉल गिरता है, चढ़ता है तो भी पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, ये कैसे समझे? तो एक काम करते हैं, अब ना हम बिटकॉइन की बात करते हैं, क्योंकि जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज है उनका सिस्टम थोड़ा अलग है। तो समझो रियल एस्टेट यानी कि लैंड में, घर में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और समझो उसकी कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो क्या होता है, जो डेवलपर होते हैं वो और प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं और बेचने शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह जब उनकी कीमतें घटनी शुरू होती हैं तो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, डिले हो जाते हैं और नए प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं होते, यानी कि मार्केट की डिमांड पे सप्लाई भी साथ में एडजस्ट होती है। मगर बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो तो फिक्स्ड है, चाहे सर फूटे या माथा, मतलब चाहे वो कम हो ज्यादा हो, सप्लाई बनी रहेगी। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि सप्लाई डिमांड से कनेक्टेड नहीं है, तो जैसे डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती नहीं है, तो कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। और जैसे किसी को कोई भी प्रकार का भय आता है कि सरकार कुछ कर देगी, या किसी फेमस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कुछ कह दिया, या किसी कॉर्पोरेट ने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, तो उसे जब डिमांड घटती है तो भी सप्लाई घटती नहीं है, तो उस कारण से प्राइसेस बड़े तेजी से घटते हैं। ये पहला कारण है प्राइसेस के उतार चढ़ाव बहुत तेज होने का। और दूसरा कारण ये है कि अन्य एसेट्स की विपरीत, जैसे आप अगर शेयर्स ले ले तो उसके अंदर समझो पिछले कुछ सालों में 20, 30, 40% लोग ज्यादा घुसे होंगे ग्लोबली, बट उसके कंपैरिजन में अगर आप बिटकॉइन को या अनेक क्रिप्टो करेंसीज को देखें तो 20% नहीं बल्कि 20 गुना ज्यादा लोग अंदर आ गए, तो उससे डिमांड काफी बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ी नहीं है तो कीमतें बढ़ गई है। तो सबसे पॉपुलर तो अजीत जी समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन ही है, लेकिन बिटकॉइन के अलावा करीब 4000 तरह की क्रिप्टो करेंसी है। नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है, एक तो इथेरियम आपने बताया, पोल्का डॉट है और कार्डानो, डॉजी कॉइन है। ये इनमें सिलेक्ट कैसे कोई करे? अब 4000 तरह की क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के प्राइस इतने भाग रहे हैं, तो क्या लोग जब सिलेक्शन के लिए जाएंगे क्रिप्टो करेंसी में तो उनको कौन सा, किस क्राइटेरिया पे चुनना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लगभग आज तक जितनी टोटल क्रिप्टो करेंसीज इश्यू हुई हैं वो लगभग 20,000 रही हैं। उनमें से लगभग 8,000 अब बिल्कुल ट्रेड नहीं होती, पिछले एक साल में बिल्कुल ट्रेड नहीं हुआ, शायद उनकी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर भी बंद हो गए हैं। मगर 12,000 क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिनमें कुछ हो रहा है, यानी कि शायद महीने में एक ट्रांजैक्शन हो जाती है। मेरे 4000 पे नंबर गलत है, 12,000 है। उनमें से 4,000 जो आपने कहा वो रेगुलरली ट्रेडेड है, मतलब हर फ्यू सेकंड्स, हर फ्यू मिनट ट्रेड होता होगा, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से क्लासिफाई होता है। तो मैं 12,000 नंबर गिनता हूँ, क्योंकि 12,000 मतलब कम से कम पिछले एक महीने में एक आध ट्रेड तो कम से कम हुआ होगा। तो उनको कैसे चुने? ये हालांकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये सवाल जैसे स्टॉक मार्केट में भी हजारों शेयर्स लिस्टेड होते हैं, ये उस प्रकार का सवाल नहीं है। जैसे कि यदि आप बिटकॉइन जो कि नंबर 1 पोजीशन में है वैल्यू या मार्केट कैप के तौर पे, और नंबर 2 पर इथेरियम है, इन दोनों को सिर्फ गिन लो, 12,000 में से 2 गिन रहे हो या 4,000 में से 2 गिन रहे हो, तो 60% वैल्यू बस इन 2 से आ जाती है। तो जैसे आपको स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स या निफ्टी या कोई इंडेक्स देखना पड़ता है जो कि एक बास्केट ऑफ गुड होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ बिटकॉइन देखने की जरूरत है, क्योंकि बिटकॉइन अकेला 40% है मार्केट का, और इथेरियम जोड़ दो तो 7% हो जाता है। तो ठीक उस तरह मैं आपका सवाल का सीधा जवाब देता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे स्टॉक मार्केट में समझो 4,000 शेयर लिस्टेड है, तो हमें ये नहीं सोचना था कि 4,000 में से कैसे चुनो, वो आपके सोचने के ऊपर है कि क्या आप बैंकिंग स्टॉक चूज करना चाहते हैं, रियल एस्टेट चूज करना चाहते हैं, कंज्यूमर गुड्स चूज करना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल चूज करना चाहते हैं, उसके अंदर लीडर्स कौन है। तो अगर आप इस प्रकार से शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपके हाथ में 10-20 ही बचेंगे, और वो जो 10-20 बचेंगे क्रिप्टो करेंसी में भी, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अब 5 साल से कुछ दिन ज्यादा, मुझे सितंबर में मेरी 5 साल की एनिवर्सरी थी, बट 5 साल से कुछ दिन ज्यादा हो गए हैं मुझे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। मैंने भी समझो टोटल 5 साल में मिला के 100 क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा पे ध्यान नहीं दिया, और किसी एक वक्त पर ज्यादा से ज्यादा मैं 20 क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचता हूँ, और आपके निवेशकों और दर्शकों को भी ऐसा ही करना चाहिए। मतलब आप अपने नैरो डाउन कीजिए अपने सर्च को और देखिए जो सबसे, मतलब मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, एकदम गुमनाम क्रिप्टो करेंसी मत ही खरीदिए। अच्छा, अब मुझे ये समझाइए कि अगर कोई इसमें निवेश करना चाहता है तो एक बात जो आती है कि बड़ा कुछ क्लैरिटी नहीं है, बड़े नेगेटिव नजरिए से भी इसे देखा जाता है, और कहा जाता है कि भाई ये अफगानिस्तान में इतना है, और जो टेररिस्ट है वो डिमांड करते हैं तो बिटकॉइन में करते हैं। तो ये बताइए, बड़ा विलेनियस था इसका जो है ना, इसकी छवि जो है विलेन जैसी बनी हुई है जिन लोगों के लिए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो आपने कहा कि कोई गलत काम के लिए यदि पैसे इस्तेमाल करना चाहता है तो वो टिपिकली आपको ये नहीं कहता कि मुझे नेट बैंकिंग से भेज दो, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा जो मेरा मानना है, वहाँ मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा उसमें अनुभव नहीं है, बट मेरा मानना ऐसा है कि उसमें
करेंसी नोट्स या गोल्ड, इनमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती होगी गलत पर्पसेस के लिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है। एक बार आपने किसी को दे दिए तो आपको पता नहीं है वो कहाँ गए, और किसी को ये पता नहीं है कि आपने दिए थे। बिटकॉइन नेट बैंकिंग और करेंसी नोट के बीच में आता है, क्योंकि उसकी जो लेजर होता है, ये ट्रांजैक्शंस का लेजर होता है, वो हमेशा स्टोर रहता है, कभी डिलीट नहीं होता। तो वो नोट्स या गोल्ड या ऐसे कोई बेरर इंस्ट्रूमेंट जितना गुमनाम यानी अनोनिमस नहीं है। मगर दूसरी तरह हाँ, नेट बैंकिंग जैसे भी नहीं है कि लोगों के केवाईसी और कार्ड और आधार नंबर पड़े हो कि आपको हमें आसानी से पता चल जाए कि किसने किसको दिया। तो कुछ हद तक मुझे ये मैं मान सकता हूँ कि गलत कामों के लिए यूज होता हो, लेकिन जो मैंने यूएस सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस देखे थे जो कि कोकेन ट्रेड के को एनालाइज कर रहे थे। एक स्टडी थी वॉशिंगटन डीसी की, उसमें कहा था 97% करेंसी नोट्स पे कुछ अमाउंट ऑफ कोकेन पाया गया है। तो मैं ये जरूर मानूंगा आपकी बात कि चाहे किसी भी प्रकार का पैसा हो, किसी भी प्रकार का एसेट हो, वो गलत चीज के लिए यूज हो सकता है। मगर ना तो हमने सोने को बैन किया है, ना हमने करेंसी नोट को बैन किया है। ठीक उसी तरह मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, मगर फिर भी क्योंकि चेतावनी देनी जरूरी है निवेशकों को, मेरा कहना ये होगा कि आप कुछ जरूर वार्निंग्स फॉलो कीजिए। नंबर 1, प्लीज जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदे उसको अपने बैंक अकाउंट से ही शुरू कीजिए, मतलब पैसे बैंक अकाउंट से निकालिए, ना कि करेंसी नोट्स में। नंबर 2, आप किसी ऐरे गहरे व्यक्ति या अननोन इंस्टीट्यूशन से मत खरीदिए। आज हमारे देश में कम से कम 4-5 बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं जहां अरबों डॉलर का, एक महीने में अरबों डॉलर का कारोबार हो रहा है। उनमें केवाईसी करके वहीं से खरीदिए, और जब मुनाफा हो या नुकसान हो, जो आपके पैसे वापस आए वो आप अपने बैंक में वापस डालिए। यदि आप ये कर रहे हैं तो कोई आपको ये नहीं कह सकेगा कि आपने कोई गलत काम किया, कि आपने अफगानिस्तान में कोई चीज हुई थी या दुनिया भर में कहीं भी कुछ हुई थी, आपने गलत काम नहीं किया। आप कहते हैं लोगों को निवेश करना चाहिए जो बैठ करके देख रहे हैं इस क्रिप्टो के संसार को और सोच रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा करूं या ना करूं, इसको क्या, इसका एसेट क्या होगा। अभी हालांकि आरबीआई के एक पैनल ने कहा है कि ये एक स्पेशल एसेट का दर्जा इसे मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये मेरे लिए एसेट होगा, करेंसी होगा, ये क्या होगा मेरे लिए? तो इसमें 3 सवाल है। पहली बात, आप इसे क्लासिफाई कैसे करेंगे, एसेट होगा, कमोडिटी होगा, करेंसी होगा। मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब सिर्फ इसलिए जरूरी है कि आप टैक्स किस तरह देंगे, उसको अकाउंट किस तरह करेंगे। तो वो मामूली सा सवाल है। इस समय ग्लोबली उसे या तो कमोडिटी की तरह या कुछ देशों में कलेक्टिबल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इंडिया में शायद सरकार का ये मन बनता जा रहा है कि उसे कमोडिटी की तरह टैक्स किया जाए, क्योंकि टैक्स कैसे किया जाए, उस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि जीएसटी कैसे की जाए, क्या उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जा सकेगा, हालांकि उसे सिक्योरिटी नहीं कहा जा रहा। तो ये सवाल है सरकारों के लिए है, लेकिन हमारे लिए जो ये है कि ठीक है, हमने जब मुनाफा कमाया तो उसे हम ज्यादा से ज्यादा किस टैक्स रेट पे देंगे, बिजनेस इनकम के टैक्स रेट पे देंगे। अनलेस उसके लिए कोई अलग प्रावधान बनाया जाए तो हम बिजनेस इनकम टैक्स देने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि क्या बैन हो जाएगा, क्या किसी तरह की रोकथाम आ जाएगी। तो अब तक मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कानून और नियम इस पे लागू होंगे, ज्यादातर वो इंस्टीट्यूशंस और एक्सचेंजेस के लिए होंगे। इंडिविजुअल्स को तो यही कहा जाएगा कि या तो आप खरीदो या मत खरीदो, अगर आप खरीद चुके हो तो ऐसा करो, और अगर आप मुनाफा कमा चुके हो तो ऐसा करो। तो वो हम नियम का पालन कर देंगे। और बात रही कि जिस स्तर पर आज है $45,000 पे एक बिटकॉइन है, तो क्या इस स्तर पर खरीदना चाहिए? वित्तीय सलाहकार ना होते हुए इसका मैं आपको जवाब तो दे नहीं सकता, मगर मेरा ये कहना रहेगा कि ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी हम कभी ये नहीं कह सकते कि किस स्तर पर खरीदे। तो अब एसआईपी यानी कि ठीक समझो 1,000 रुपए हर हफ्ते या हर दिन या हर महीने डालते हैं, या 1,000 हो चाहे 100 हो चाहे 10,000 हो चाहे जितने भी हो, ताकि आप वो एवरेज प्राइस जो है अपने फेवर में ला सके। तो वो वाला टेक्निक आप क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डर है बैन हो जाएगा तो क्या करेंगे? और कभी कभी वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस और बैंक के बीच में तकरार हो जाती है, तो वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की कुछ पेमेंट रोक देते हैं, तब क्या करेंगे? तो दूसरा सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत बार हो चुका है, सालों से बहुत बार हो चुका है बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंजेस में तकरार। जो बैन हो जाएगा ना, वो अब तक हुआ नहीं है, तो वो बस हमारा अनुमान है। तो पहले मैं बैंक की बात करता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि कभी कोई क्रिप्टो एक्सचेंज का बैंक अकाउंट बंद हो जाता है, कभी खबर आ जाती है कि यूपीआई बंद हो गया, जो कि मेरे ख्याल से गलत खबर थी, मगर फिर भी वो खबर आई थी। तो इसमें ऐसा हुआ है कभी कभी इन द पास्ट कि अगर आपके पैसे आपने क्रिप्टो बेच दिया और एक्सचेंज में पड़े हैं, तो आपको विड्रॉ करने में कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन तक ही रुकना पड़ गया, ताकि वो क्रिप्टो एक्सचेंज अपना दूसरा बैंक अकाउंट खोल सके। मगर इतनी ही तकलीफ आई है, ऐसा नहीं हो कि आपने पैसे गंवा दिए या आपको पैसे नहीं मिले। और ये भी जब हुआ है तो बहुत कम केसेस में हुआ, राइट नाउ। जो
आपने पहला सवाल पूछा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर बैन हो गया तो क्या होगा। ये तो सरकार बताएगी, मगर फरवरी 2019 में एक रिपोर्ट बनी थी इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी की, जो कि हमें अगस्त 2019 में पता चली। तो उसके अंदर जो क्लॉज 16 था, और वो बाय द वे बहुत ही बैनिंग ओरिएंटेड कानून लाने की बात हो रही थी, बट उसमें भी जो क्लॉज 26 था उसमें लिखा गया था कि यदि आप आज से पहले क्रिप्टो करेंसी खरीद चुके हैं तो आपने कोई बुरा काम नहीं किया, मगर तब आप क्या करेंगे वो सरकार आपको बताएगी। तो ये ग्लोबल चीज है, मतलब ग्लोबल चीजें हम कहीं तो जाके बेचेंगे, सरकार हमें बताएगी कैसे बेचेंगे। एल साल्वाडोर जाना पड़ेगा बेचने के लिए। एल साल्वाडोर तब जाना पड़ेगा अगर आप उसे लीगल टेंडर मानना चाहते हैं। और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि फरवरी 1, 2018 को जब अरुण जेटली उस समय के वित्त मंत्री ने जब अपना बजट पेश किया था और कहा था कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट लीगल टेंडर, तो उसके बाद विद इन मिनट्स, मतलब समझो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में कुछ खबरें छप गई थी कि अरुण जेटली ने कहा है कि बिटकॉइन तो इलीगल है। तो लीगल टेंडर होना एक बात है और लीगल होना बिल्कुल अलग बात है। तो एल साल्वाडोर नहीं जाना पड़ेगा, हम बेच देंगे उसे ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन अभी क्या पोजीशन है? अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है? लीगल टेंडर नहीं है, लीगल नहीं है, लेकिन इलीगल भी नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि उसे लीगल नहीं है कहना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वैसे तो लीगल और इलीगल के बीच में एक और टर्म होती है जिसे अलीगल कहते हैं, यानी कि उसकी लीगैलिटी की बात नहीं हो रही। मगर मुझे लगता है कि इस समय, क्योंकि हम सारे जितनी एक्सचेंजेस हैं उनके लोग फाउंडर सारे इंडिया में बैठे हैं सालों से, जो भी कानून व्यवस्था वाले लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया वो इसी कारण, दो कारणों से किया कि एक तो बताइए टैक्स किस पे कितना लगाया जाए, लोग कितना मुनाफा कमा रहे हैं, और कभी किसी का क्रिप्टो चोरी हो गया और उसने कोई पुलिस कंप्लेन की हो तो उस कारण से। मगर आज तक कभी भी क्रिप्टो करेंसी इलीगल है इसकी बात इंडिया में कभी नहीं हुई। सरकार की तरफ से मीडिया में अटकलें लगाई गई है। तो मेरा कहना यह है कि इस समय इंडिया में सारे जो लोग निवेश कर रहे हैं, वो सारे लोग मतलब 1.5 करोड़ लोग के आसपास हैं जो निवेश कर रहे हैं, वो इसे एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एसेट क्या होता है? सोना एक एसेट होता है, स्पेशल टाइप का एसेट होता है जिसे बुलियन कहा जाता है, लकड़ा एसेट होता है, लोहा एसेट होता है। एग्री कमोडिटी से इसे कंपेयर नहीं करेंगे, बट कमोडिटी है एक प्रकार की, आप खरीद रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, दैट इज इट। ओके, तो आपको क्या लगता है कि हम क्रिप्टो करेंसी से कब कुछ एक्चुअली में खरीद पाएंगे? एक जनाब ने पिज्जा खरीदा था कुछ साल पहले, पर एक्चुअली में कुछ खरीद पाएंगे इससे क्या? देखो, क्रिप्टो करेंसी जो होती है 12,000, 20,000, 4,000 कितने प्रकार की, मेरे ख्याल से ना अब उसमें थोड़ा हम आगे चले गए हैं। हर एक क्रिप्टो करेंसी जो है उसका जो फंक्शन है, हालांकि जैसे कि मैं समझो ये शर्ट किसी को देकर उनसे कुछ खरीद सकता हूँ, तो ये शर्ट मेरी करेंसी बन गई, इसे बार्टर कहते हैं। हालांकि ये किया जा सकता है, मगर बिटकॉइन जो है वो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन या मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन के नहीं उभरता नजर आ रहा। बिटकॉइन जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू बन के नजर आ रहा है। इथीरियम जो है वो भी ना तो स्टोर ऑफ वैल्यू ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता नजर आ रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म बनते नजर आ रहा है जिसके ऊपर आप ऐप बनाएं। तो बहुत कम क्रिप्टो करेंसी जो अपने आप को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर प्रेजेंट कर रही हैं, और मुझे लगता है कि जब इतना उतार चढ़ाव प्राइस का नहीं होगा तो शायद उस समय लोग क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्ट करें। एल साल्वाडोर में आज भी कर रहे हैं। ओके, सो आखिर में अजीत जी, अगर जो ये देख रहे हैं और क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या करना जरूरी है? वार्निंग्स तो आपने दे दी हैं, तो पर अगर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बता दें, और फिर उसके बाद जब वो खरीद लें तो कितने समय उसमें उनको निवेश अपना रखना चाहिए, ये भी बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि क्रिप्टो क्योंकि एक नई चीज आई है मार्केट में, तो इसके बारे में जो मिथ्स है, जो लोगों को गलत धारणा है, गलत भावना है और गलत नॉलेज है, वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज एजुकेशन, मतलब मैं कहूंगा निवेश से भी बड़ी चीज है एजुकेशन। प्लीज आप जैसा ये कार्यक्रम देख रहे हैं ऐसा कार्यक्रम देखिए, और कार्यक्रम देखिए, उसके बारे में पढ़िए, सोचिए, देश भर में विदेश भर में क्या हो रहा है वो समझिए। और उसके बाद भी मेरी आपसे सलाह यही होगी कि अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट या एटलीस्ट नॉलेजेबल नहीं समझ रहे तो बहुत छोटा अमाउंट डालिए, बहुत छोटा अमाउंट। आज तो इंडिया में जो भी एक्सचेंज है वो सारी की सारी आपको 100 रुपए निवेश करने का भी मौका देती है, तो आप चाहे 100 करें, 1000 करें, जितना भी करें वो आपके ऊपर है, मगर बहुत छोटा थोड़ा सा अमाउंट डालें। और अगर आपके पास कोई टाइम होराइजन या इवेंट होराइजन कि जब ऐसा हो जाएगा मैं बेचूंगा या बेचूंगी, ऐसा आपका नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बारे में ही सोचिए, क्योंकि आज जो कीमत है अगले महीने दोगुनी भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है। इतिहास देखें तो ये दोनों चीजें हो चुकी हैं, आधी भी हो चुकी है, दोगुनी भी हो चुकी है। अच्छा अजय जी, एक बड़े मैसेजेस आते हैं आजकल लोगों के पास व्हाट्सएप पर
कि आप माइनिंग कीजिए क्रिप्टो हमारे साथ और ये कीजिए, आप इतना मुनाफा कमा लेंगे, वो कितने सही हैं वो मैसेजेस? अब ये मैं आपको बिना दो राय ये कह रहा हूँ कि वो स्कैम है, उनसे बच के रहिए। और इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, क्योंकि देखो 99% लोग, जैसे मैंने कहा कि 1.5 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो देश की आबादी के हिसाब से तो 1% हुआ। बट ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट या सारे इन्वेस्टमेंट क्लासेस के हिसाब से देख ले तो चलो उसका 15-20% हुआ, और अगर आप एडेड पॉपुलेशन के हिसाब से या मिडिल क्लास के हिसाब से देखिए तो उसका 10% हुआ। तो होता क्या है कि ज्यादातर लोग तो अब तक क्रिप्टो करेंसी के बारे में कन्विंस्ड नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का शक है, वो इससे दूर रहते हैं। मगर इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है कि चलो अब क्रिप्टो में पैसा डालते हैं, तो मैंने देखा है कि वो कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं। मतलब उनको कोई कहे कि मुझे तो आप पैसे दे दो, मैं आपको अक्टूबर में आपको 2 गुना पैसे दे दूंगा, अच्छा ठीक है, शायद क्रिप्टो में ऐसा ही होता होगा। मगर कोई भी बाजार दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको इस प्रकार की एश्योर्ड रिटर्न दे सके। और माइनिंग एक ऐसी चीज है जिसका कि कोई भी अलग एसेट क्लास हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे स्टॉक हो, उसमें माइनिंग के बराबर की कोई चीज होती है कि आप अपना ही सोना बना लो या अपने ही शेयर सर्टिफिकेट बना लो या अपने ही करेंसी नोट बना लो। मुझे अच्छा क्रिप्टो में ऐसा भी हो सकता है, तो माइनिंग में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। इस कारण से माइनिंग में पहले मुनाफा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इस कारण से माइनिंग के नाम पे विश्व भर में बहुत स्कैम हुए हैं, और मेरी सलाह यही है, इससे दूर रहो। चलिए, तो इसीलिए आपने कहा कि अगर आप क्रिप्टो के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं तो अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए इस तरह के सेशन हम अजीत जी के साथ भी लेकर आए थे। थैंक यू सो मच क्रिप्टो गुरु, आपको धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। फिर हम आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ और ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। आज के लिए थैंक यू अजीत। तो उम्मीद करती हूँ कि क्रिप्टो क्लासरूम में कुछ क्लैरिटी हम आपके लिए जरूर लेकर आए होंगे क्रिप्टो करेंसीज में। तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए कि आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी। और हाँ, मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस और इस तरह के लोग जब हमारे प्लेटफॉर्म में आते हैं, उनकी ये बातचीत जब होती है इस तरह की, तो आपसे मिस ना हो।